Dear student, a very good morning to you all. As you know well that we are discussing about the series of the lectures based on the BNSS 2023. Under this series, we have already discussed Constitution of the Criminal Code and Offices, Chapter 2, and in which we have already discussed how the criminal code is being constituted and how many officials were generally sitting in the criminal courts. हम लोग जो ऑलरेडी देख चुके थे वो था कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स अंडर सेक्शन 6 वी हैव डिस्कस दैट देयर आर 4 क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड. फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन, देयर आफ्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. देयर आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, कहाँ तक वो अपने सीमाओं के भीतर एक्सरसाइज करेंगे. देयर आफ्टर वेरी डिटेल डिस्कशन वी हैव बेस्ड ऑन the कोर्ट ऑफ सेशन, इन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोर्ट ऑफ सेशन में कौन सा न्यायाधीश बैठेगा. एडिशनल सेशन कोर्ट का कोर्ट होगा. असिस्टेंट सेशन कोर्ट को समाप्त कर दिया गया है. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब सेशन कोर्ट नहीं रहता है, कोर्ट जज नहीं रहता है सेशन कोर्ट में, तो कैसे दूसरा एडिशनल सेशन जज वगैरह अपॉइंट होता है और कार्य करता है, और उसके क्षेत्राधिकार के कितना क्षेत्राधिकार होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. Thereafter we have discussed about the कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 9. हम लोगों ने देखा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, इसके पावर्स वगैरह के बारे में बात किए गए थे. Thereafter we have discussed under section 10 चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल ACGM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. सबका हमने बताया था कि जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं सबका एक कप्तान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं CJM. Thereafter we have discussed about the special judicial magistrate and लोकल जुडिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ कम टू द फर्दर, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट द सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट द सबऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कौन व्यक्ति किसके अधीन कार्य करेगा. As if you see this section, that is every chief judicial magistrate, सभी chief judicial magistrate जो हैं shall be subordinate to the session judge. सारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के सबऑर्डिनेशन में काम करेंगे. एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सारे अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज के अंतर्गत कार्य करेंगे. बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे काम करेंगे. अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों. तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जो CJM में होगा, समय समय पर रूल्स बनाएगा और स्पेशल ऑर्डर निकालेगा कंसिस्टेंट विद दिस संहिता. इस संहिता के अंतर्गत रूल बनाने की शक्ति है. एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, और वो अपने जुडिशियल उसके महत्ता जितने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे उसको वो अब कार्य क्षेत्र के बारे में बताएगा. दोस्तों सेक्शन 13 और रेस्ट ऑफ द अदर सेक्शन देखने से पहले हम लोग एक बात को समझ ले. हमने प्रयास किया था कि इसको डायग्राम बना के इसको समझाएं. एक इसको डायग्राम दोस्तों देखिए, जिसमें यहाँ पर पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो है जो सबऑर्डिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा. हम लोग के पास जो है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें 2 प्रकार के कोर्ट, यानी आप कह सकते हैं 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं. तीसरा वाला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी होता है. पहला 2 कोड देखिए अगर, जिसके हम लोग कहते हैं सिविल कोड और क्रिमिनल कोड. सिविल कोड को हम लोग कहते हैं दीवानी न्यायालय, और क्रिमिनल कोड को कहते हैं दोस्तों हम लोग सत्र न्यायालय. अगर आप देखें तो हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है. क्रिमिनल जो सिविल कोर्ट में होता है उसमें सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट जज. वही डिस्ट्रिक्ट जज अगर क्रिमिनल केस देखता है तो उसे हम लोग सत्र न्यायाधीश कहते हैं. डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो दूसरा अधिकारी कार्य करता है वो होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम लोग अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कहते हैं. और सेशन जज के नीचे जो सबऑर्डिनेशन में काम करता है उसे हम कहते हैं एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश. एडिशनल सेशन जज के नीचे पहले CRPC में असिस्टेंट सेशन जज भी काम करता. असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज होता था सहायक जिलाधिकारी, और यहाँ पर असिस्टेंट सेशन जज सहायक सत्र न्यायाधीश. ये दोनों ही दोस्तों इस दोनों के ही पोस्ट को अब न्यू BNSS में हटा दिया गया है. एक और जज होता है जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे काम करता है, होता है सिविल जज
सीनियर डिवीजन और सिविल जज डायरेक्टर जूनियर जज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे सिविल जज और सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन इस दीवानी न्यायालय के तहत कार्य करते हैं दोस्तों। जब ये सत्र न्यायाधीश, यही जज जो अगर सत्र न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसे हम लोग सेशन जज कहते हैं। उसके नीचे कार्य करता है एडिशनल सेशन जज, उसके नीचे कार्य करता है एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज जो समाप्त कर दिया गया है, उसके नीचे कार्य करता है CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि हम लोग सेशन 13 दिन में देख रहे हैं। CJM के नीचे जो है ACJM कार्य करता है, ACJM के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। दोस्तों जब यही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हम बात करते हैं तो जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्य करता है, उसके नीचे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट काम करता है और उसके बाद इसी सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के नीचे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्य करता है, जिसको कि हम लोग अभी चर्चा करेंगे सेक्शन 14 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। और इसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बाद जो है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल उसके सबऑर्डिनेट में काम करता है। यानी कि इस रो में देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे पहला अधिकारी है, उसके नीचे ADM, उसके नीचे SDM, उसके नीचे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इत्यादि कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किसके मातहत कार्य करता है। तो अब आइए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं कि जो सब ऑर्डिनेशन होता है साफ साफ है कि सत्र न्यायाधीश के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्य करता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सत्र न्यायाधीश के नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्य करता है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नीचे जो है वो सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कार्य करते हैं। ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब दोस्तों जो हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे वो सेक्शन 14 में बात किया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हम लोग देखे थे सब SDM के नीचे जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो कार्य करते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन सभी जिले में द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित कार्य करता है, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रशासन से संबंधित करता है। जिले में लाइसेंस को इशू करना, लाइसेंस को समाप्त करना, लाइसेंस का रिन्यूअल, लाइसेंस का एक्सटेंशन, ये सारा कार्य जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करता है। दोस्तों कहा जाता है भारत जो है वो भारत में जो है लाइसेंसी राज व्यवस्था कायम है। ब्रिटिश जमाने से लेकर आज तक जो है हर चीज़ का लाइसेंस चाहिए। अगर आपको बंदूक लेना है उसकी लाइसेंस चाहिए, शराब का ठेका लेना है उसकी लाइसेंस चाहिए, अगर आपको कार लेनी है उसके लिए भी RTO में जाके आपको लाइसेंस लेना होगा। हर एक प्रकार के काम के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है और इसी लाइसेंस को इशू करना, लाइसेंस को रद्द करना, लाइसेंस का एक्सटेंशन करना, ये सारे कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के मातहत आता है। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा अधिकारी होता है अपने जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात की गई कि प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को चाहे आवश्यकता अनुसार जो है, लखनऊ में ज़्यादा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ेगी, बाराबंकी और लखीमपुर में कम डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसी जिले में जो है किस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाए और उसी तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जो है एक व्यक्ति जो है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि अगर 12 लोग अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं तो सबका कप्तान जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी उसी में से कोई एक व्यक्ति जो सबसे सीनियर होता है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में किसी व्यक्ति को जो है एडिशनल ADM का चार्ज दे सकते हैं। हमने दोस्तों चार्ट बनाया था, सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नीचे जो है SDM होता है। तो यहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी व्यक्ति को किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से DM बना सकती है और उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में से जो है ADM भी बना सकती है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच अ पावर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो ADM जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सारे पावर्स को जो है वो अवेल करेगा अंडर दिस संहिता।
तीसरा दोस्तों बताया गया है व्हेनेवर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वैकेंट, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई ऑफिस वैकेंट हो जाता है ड्यू टू द नॉन अपॉइंटमेंट और ड्यू टू द इलनेस, ड्यू टू द मतलब कि ड्यूटी के अंदर नहीं है, वो बाहर किसी कार्य से गया हुआ, लंबी छुट्टी पर गया हुआ है, या उसका अपॉइंटमेंट अभी डीएम का नहीं हुआ है, अगर इस किसी भी कारण से अगर उसका पोस्ट वेकेट होता है, एनी अदर जुडिशियल any officer succeed temporary to the executive magistrate administration of the district, उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम से नीचे वाला अधिकारी होगा जो कि सुपरसीड कर रहा होगा, such officer shall pending the order of the state government, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर न निकाले तब तक वो जो है एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज, सारे पावर्स और सारे कर्तव्यों का निर्वहन जो है कन्फर अनइम्पोज बाय दिस संहिता ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्य है वो व्यक्ति करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नेक्स्ट टू सीनियर होगा वो व्यक्ति जो है, वो जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो सक्सीड करने वाला होता है उसका सक्सेसर जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तरह के पावर और ड्यूटीज को जो है वो फंक्शन करेगा, और जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट जो है इस संबंध में आदेश निकाले। अब दोस्तों जो यहाँ पर तो बात हो गई कि कोई राज्य सरकार जो है वो जैसा उचित समझती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेगी किसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से किसी को डीएम बना देगी और किसी को जो है एडीएम का चार्ज दे सकती है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ ए सब डिवीजन, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ही किसी व्यक्ति को जो है सब डिवीजन का चार्ज दे सकती है, एंड मे रिलीव हिम फ्रॉम ऑफ द चार्जेस एज द ओकेजन रिक्वायर एंड द मजिस्ट्रेट सो प्लेस इन चार्ज ऑफ द सब डिवीजन शैल बी कॉल्ड द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। दोस्तों यहाँ बात की गई है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो ना हमने अभी टेरिटोरियल जुडिक्शन वाले चैप्टर में हमने बताया था दोस्तों, पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो डिवीज़न में बांटा जाता है, डिवीज़न में सेशन जज वगैरह बैठते हैं, उसके बाद जो है डिवीज़न को तमाम डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, और तमाम डिस्ट्रिक्ट में को जो है वो फिर सब डिवीजन में बांटा जाता है, और इसी सब डिवीजन में मैंने बताया था अर्लियर लेक्चर में कि उसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बैठते हैं, और उसी सब डिवीजन में जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात की गई है, उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में किसी व्यक्ति को जो है सबसे सीनियर व्यक्ति को डीएम बनाया जाता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो एक एडीएम भी बना सकती है उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, और उसी उपखंड में जो है किसी व्यक्ति को जो है वो एसडीएम का चार्ज दे सकती है, और एसडीएम के चार्ज के नीचे तमाम जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो कार्य करेंगे। ये बात सेक्शन 14 के सब क्लास 4 में बताया गया है। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का जो कार्य जो है, यानी पुनः मैं रिपीट कर दूं, स्टेट गवर्नमेंट आवश्यकता अनुसार जो है किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सब डिवीजन का चार्ज दे सकती है और उसे पूर्ववर्ती चार्ज से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार सब डिवीजन के चार्ज वाला मजिस्ट्रेट जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। सेक्शन 14 का सब क्लास 5 बोला दोस्तों, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एंड डायरेक्शन एज इट में डीम इट फिट टू इम्पोज डिलीगेट इट्स पावर अंडर सेक्शन 4 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेक्शन 14 के सब क्लास 5 में बताया गया दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट अपने साधारण या किसी विशिष्ट आदेश के द्वारा ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो भी अधिरोपित करना उचित समझे, सब सेक्शन 4 के अंतर्गत अपनी शक्तियां जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिलीगेट कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 सेक्शन जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो गया। अब सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट द नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कन्फरिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड ऑन अ कमिश्नर ऑफ ए पुलिस और एनी ऑफ द पावर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दोस्तों ये जो क्लास 6 है जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 ये बात कर रही है, अब तक बात हो रही थी दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, और जो व्यक्ति जो है वो आईएएस या आईपीएस की सेवा से आता था, आईएएस की सेवा से आता था, उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का चार्ज देते थे। राज्य सरकार की यहाँ सेक्शन 6 कह रहा है 14 का, राज्य सरकार किसी भी
टर्म के लिए जैसा उचित समझती है। किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब तक बात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो रही थी, तो राज्य सरकार किसी भी अवधि के लिए जैसा उचित समझती है किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और किसी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर अब आ गया आईपीएस के सेवा वाले व्यक्ति, यानी किसी भी पुलिस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और इक्विवेलेंट के नीचे का न हो। दोस्तों याद रखिएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी और इक्विवेलेंट के नीचे का न हो, उसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त करें। यहाँ पर बात करिए दोस्तों स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पर सेक्शन 15 में बात किया जा रहा है दोस्तों ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कि राज्य सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कि राज्य सरकार जो है किसी भी व्यक्ति को जो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी चार्ज दे सकती है। शर्त यह है कि या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर जो है एसपी के नीचे का रैंक का कोई भी व्यक्ति न हो। एसपी या एसपी के रैंक के ऊपर वाले व्यक्ति को जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। और ऐसा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर केस को फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है किसी स्पेशल कार्य को परफॉर्म करने के लिए वो नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर अब तक बात हुई थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का किसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, दूसरा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हम लोगों ने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट जितने मन चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक व्यक्ति डीएम होगा, एक व्यक्ति एडीएम होगा और उसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक व्यक्ति एसडीएम होगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पद अगर रिक्त होता है तो वो व्यक्ति संभालेगा जो कि नेक्स्ट टू सीनियर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। यहाँ पर सेक्शन 15 बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो किसी भी टर्म के लिए जैसा कि उचित समझे वो किसी ऐसे व्यक्ति को किसी स्पेशल कार्य के लिए किसी स्पेशल पर्पज के लिए जो है वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं SEM जो है वो नियुक्त कर सकती है। और ये SEM या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है या ऐसा व्यक्ति जो पुलिस महकमे से हो लेकिन एसपी के रैंक का नीचे का ना हो, एसपी हो या उसके ऊपर का रैंक का हो, वो व्यक्ति जो है वो SEM जो है नियुक्त किया जा सकता है। वो किसी स्पेशल पर्पज से जनरली राज्य सरकार जो है SEM की नियुक्ति करती है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बात करिए सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में from time to time define the local limit of the area within which executive magistrate may exercise all or any of the power with which they may be invested under this संहिता। स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहते हुए प्रत्येक जिले का डीएम जो है वो ये बताएगा कि समय समय पर कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उसका लोकल या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ तक कार्य करेगा, यानी कि हर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक जुरिडिक्शन होगा। वो जुरिडिक्शन क्या होगा इस समय समय पर डीएम जो है स्टेट गवर्नमेंट के मातहत रहते हुए जो है वो बताएगा। Except or otherwise provided by such definition, the jurisdiction and power of the such magistrate shall stand throughout the district। जब तक यहाँ पर बात की गई है दोस्तों कि जब भी पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी जाएगी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उस पावर को वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। ये बात ये बात जो है वो सेक्शन 16 के सब क्लॉज 2 में बताएंगे। अब आइए दोस्तों सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट द सब ऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर आया था दोस्तों 13 में सब ऑर्डिनेशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब यहाँ पर सब ऑर्डिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो डीएम के अंतर्गत कार्य करेंगे यानी डीएम के मातहत रहेंगे। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम के अतिरिक्त जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे एक्सरसाइजिंग पावर इन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन शैल बी द सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिवीजन के अंतर्गत जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे और वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे। यानी सबसे पहले ऊपर हो गया दोस्तों डीएम, उसके नीचे हो जाएगा एडीएम, उसके नीचे एसडीएम और एसडीएम के नीचे तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में from time to time make rules or give a special order consistent with the Sanhita as to the distribution or allocation of the business among the executive magistrate subordinate to him।
डीएम जो है वो समय समय पर जो है वो कोई जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर इस संहिता के अंतर्गत देगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कार्यों को और वर्क प्लेस को जो है वो कहाँ और कितने सीमाओं तक और क्या क्या कार्य करेंगे, यानी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है एग्जीक्यूटिव डीएम जो है समय समय पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देगा। ये बात यहाँ पर जो काम यहाँ पर सीजीएम करता था वही काम यहाँ पर डीएम कर रहा है दोस्तों। सीजीएम भी अपने माता जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको कार्यों का वितरण करता था अंडर सेक्शन 13 में, और वही कार्य जो है वो 16 में जो है वो यहाँ पर डीएम कर रहा है। अब आइए दोस्तों सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तात्पर्य होता है लोक अभियोजन यानी सरकारी वकील जिसको कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही आवश्यक बात ये होती है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उसके बिहाफ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना उसके असिस्टेंट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट का वकील जो है वो लड़ता है। पीड़ित का वकील नहीं आता है बल्कि पीड़ित के बिहाफ पर स्टेट अपना वकील नियुक्त करती है जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर एक केस में, हर एक क्रिमिनल केस में, क्योंकि कहा जाता है कि इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर द लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस होता है, कोई व्यक्ति क्रिमिनली रूप से किसी व्यक्ति का मर्डर करता है, किसी व्यक्ति की लूट करता है, तो जो पीड़ित पक्षकार होगा उसके बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना वकील नियुक्त करती है। और वो इसीलिए क्रिमिनल केस जो है स्टेट वर्सेस एक्यूज के अगेंस्ट लड़ा जाता है। तो यहाँ पर जब पीड़ित व्यक्ति के बिहाफ पर पीड़ित का वकील नहीं बल्कि स्टेट का वकील आता है तो इसका तात्पर्य हुआ है कि स्टेट को तमाम मामलों में अपने वकील को खड़ा करना होता है। तो वो कौन वकील होगा यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बताया गया। दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो दो प्रकार से नियुक्त किया जा सकता है। एक तो जब कोई भी व्यक्ति फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो है LLB करने के बाद सीधे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देता है तो उसे APP या APO के एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। वो प्री देता है, मेंस देता है और इंटरव्यू के बाद जो है वो APP या APO अपॉइंट होता है। जो भी डिग्नेशन होगा उसे कहते हैं सरकारी वकील। एक तो इस चैनल से सरकारी वकील का अपॉइंटमेंट होता है। दूसरा एक चैनल होता है जो है कि 7 साल की सेवा जो जिस भी व्यक्ति ने एज ए एडवोकेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी 7 साल का वो एज ए प्रैक्टिशनर कार्य किया होगा, ऐसे व्यक्ति को भी जो है डीएम विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज जो है वो अपॉइंट करती है। यानी इसको हम लोग कहते हैं वो स्टेट का वकील है, यानी कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो अपना वकील जो है स्वयं नियुक्त कर सकती है। तो एक तो यानी दो एक चैनल हो गया। एक चैनल के तहत जो है लोक अभियोजक एग्जाम के थ्रू आ रहा है, एक चैनल की तरह लोक अभियोजक जो है डीएम विद द कंसिडरेशन ऑफ द सेशन जज वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया था, जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसका चयन होता है। तो दोनों ही व्यक्ति जो है लोक अभियोजक कहलाते हैं दोस्तों। अब आइए देखिए, फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड may also appoint one or more additional public prosecutor for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रत्येक ध्यान सुनिएगा, दो चीजें याद करेंगे। प्रत्येक हाई कोर्ट या प्रत्येक हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ सेशन के लिए या कोर्ट ऑफ सेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जब कोर्ट ऑफ सेशन के लिए उसके यानी इसके नीचे कोर्ट के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी किसी लोक अभियोजक की नियुक्ति करने के लिए तो कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट प्लस कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो 7 साल की सर्विस चाहिए एज ए एडवोकेट और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द
डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लस कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर डीएम कंसल्ट करेगा और हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनसे कंसल्ट करने के बाद जो है किसी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। और ये सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है, जिसे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी कर सकते हैं। और ये पीपी और एपीपी जो है हाई कोर्ट में किसी भी अभियोजन, प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी हाई कोर्ट के लिए भी और लोअर कोर्ट के लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो एक एपीपी की, 2 एपीपी की या फिर एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है। प्रोवाइडेड में कहा गया है दोस्तों दैट प्रोवाइडेड में कहा गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली के लिए यदि पीपी या एपीपी का अपॉइंटमेंट करना होगा तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली के कंसल्टेशन के बाद ही केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दिल्ली के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त करना चाह रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेनी होगी, यानी कंसल्टेशन जरूरी है। तो दोस्तों एक बात सीधी है, हाई कोर्ट के लिए या निचली कोर्ट के लिए जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करनी होगी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करनी होगी, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार प्लस हाई कोर्ट दोनों के कंसल्टेशन के बाद किसी व्यक्ति को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तीसरा सेक्शन 18 का सब क्लास 2 का रहा है दोस्तों, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया, यानी क्लास 2 ये कह रहा है दोस्तों, केंद्र सरकार किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट या लोकल एरिया स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले को संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। दोस्तों जैसे कि पता होगा, अब आप को एक क्वेश्चन उठा है कि केंद्र सरकार यूपी में क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी, तो वो इसलिए करेगी दोस्तों, कभी कभी होता है कि केंद्र सरकार को जो है उत्तर प्रदेश से किसी कोर्ट में जो है किसी कार्य के लिए दायित्वाधीन ठहराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है हर एक एरिया में जो है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को विद द कंसिडरेशन ऑफ द पर्टिकुलर हाई कोर्ट वो अपॉइंट करती है। ये जो है ये जब इस धारा का स्पष्ट तात्पर्य है दोस्तों कि केंद्र सरकार दिल्ली में बैठी होती है और कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो के किसी मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट को यूपी के किसी भी कोर्ट में हो सकता है कि पार्टी बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली हर एक एरिया में या डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट के लोकल एरिया में वो अपना एडवोकेट रखती है, और जिससे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो जो भी उसके बिहाफ उसके अगेंस्ट कोई कार्य होता है तो ये एडवोकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी सूचना देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, किस केस में कैसे प्लीड करना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा दोस्तों, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे आल्सो अपॉइंट वन एंड मोर, जैसे कि केंद्र सरकार अपने सरकारी अधिवक्ता को नियुक्त करती है उसी प्रकार से हर एक स्टेट जो है विद द कंसिडरेशन ऑफ द हाई कोर्ट जो है अपने स्टेट के भीतर जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करते हैं। ये सेक्शन 3 कह रहा है, provided that public prosecutor or additional public prosecutor appoint for one district may be appointed also to be the public prosecutor or additional public prosecutor ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइडेड क्लॉज ये कह रहा है कि यदि मान लीजिए राज्य सरकार चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया है तो उसी व्यक्ति को किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी चार्ज दिया जाता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। 4th क्लास का रहा है दोस्तों, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ ध्यान हो गया दोस्तों, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल in consultation with the session judge prepare a panel of the name and of persons who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district। यहाँ पर दोस्तों और इसको श्रिंक किया गया है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, अगर आप 4th को देखें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, प्रत्येक जिले में डीएम होता है, वो डीएम जो है वो
विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। जो बार बार हो रहा है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर डीएम कार्य करता है और डीएम विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट जो है वकीलों का एक पैनल तैयार करेगा और वो पैनल में वो अधिवक्ता होंगे जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट समझता है कि वो योग्य है और किसी भी केस को अच्छी तरह से प्लीड कर सकते हैं, वो अच्छे मेरिट के वकील हैं, तमाम केसेस में वो उनका सक्सेस रेट ठीक रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, ऐसे व्यक्तियों का, और जिसकी सर्विस 7 साल एज एडवोकेट वो कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो पीपी और एपीपी बनाने के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट जो है, डीएम जो है, वो कंसल्टेशन विद द सत्र न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट, सॉरी कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट जो है एक लिस्ट प्रिपेयर करता है और इस लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद वो राज्य सरकार को भेजता है और राज्य सरकार जब लिस्ट अप्रूव कर देती है तो इसे ही जो है, जो अभी हम लोगों ने अर्लियर देखा था कि बाय एक्सपीरियंस ये अधिवक्ता जो है वो लोक अभियोजन के का कार्य करता है। फिफ्थ है जो दोस्तों, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर इन द पैनल ऑफ द नेम प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दोस्तों ये सेक्शन, ये 4 बहुत ही आवश्यक सेक्शन है जो बात करता है पैनल ऑफ द लिस्ट तैयार करेगा डीएम विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेशन जज। सेशन जज के रिकमेंडेशन के, सेशन जज के कंसल्ट करने के बाद जिले का में जो सबसे बड़ा जिला न्यायिक अधिकारी होता है वो होता है सेशन जज, और जिले का सबसे बड़ा जो व्यवस्थापिका अधिकारी होता है, जिला अधिकारी होता है, वो होता है डीएम। तो डीएम और सेशन जज दोनों मिलकर जो है एक लिस्ट तैयार करेंगे वकीलों का जिसकी अनुभव 7 साल से ज़्यादा का होगा, और वो लिस्ट अगर वो पैनल ऑफ एडवोकेट्स जो है उसको अगर राज्य सरकार अप्रूव कर देती है तो इसी पैनल ऑफ एडवोकेट को जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों के लिए लोक अभियोजन के रूप में कार्य करेंगे। यही बात की है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 18 का सब क्लास 5 स्पष्ट कर देता है कि उसी लिस्ट से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी और एपीपी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसी लिस्ट में भी से ही लिया जाएगा। इस लिस्ट के इतर जो है स्टेट गवर्नमेंट चाह कर भी किसी व्यक्ति को जो है लोक अभियोजक नहीं बना सकती है। यानी कि जब भी लोक अभियोजक होगा वो अंडर सेक्शन 4 के तहत ही उसी व्यक्ति का नाम पैनल में होगा, तभी उसे लोक अभियोजक के तरफ कार्य करेगा, अदरवाइज वो कार्य नहीं करेगा। ये सेक्शन 5 कह रहा है। सेक्शन 6 कह रहा है दोस्तों, notwithstanding anything in subsection 5 where a state there exists a regular cadre of the prosecuting officer, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the person constituting such cadre। इसको और आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो सुटेबल पर्सन अवेलेबल इन सच कैडर फॉर सच अपॉइंटमेंट दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फ्रॉम द पैनल ऑफ द नेम प्रिपेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पर अब आ गया है। इसे जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बात की गई दोस्तों 2 प्रकार के, जो हमने जब ये शुरू किया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस वक्त हमने आपको बताया था कि 2 चैनल होते हैं। एक चैनल होता है जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट एग्जाम देकर एपीओ का परीक्षा देता है, प्री पास करता है, मेंस पास करता है और इंटरव्यू देता है, और वो सीधे जो है वो अधिवक्ता के लिए यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए उसका डायरेक्ट चयन होता है, जिसको कि हम इस सेक्शन के अंतर्गत देखें तो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर कैडर, यानी कि ये स्थायी अधिवक्ता होता है। स्थायी अधिवक्ता का मतलब होता है जब तक वो रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक वो एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर कार्य करता है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर बात है रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। एक दूसरा वकील होता है जिससे कि जो हम लोग बात सेक्शन 4 में कह रहे थे कि सेशन जज प्लस डीएम के कंसल्टेशन के बाद एक वकीलों का पैनल तैयार किया जाता है जिसे राज्य सरकार अप्रूव करती है, और ये भी अधिवक्ता की तरह लोक अभियोजक की तरह कार्य करता है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। यहाँ पर रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या सिर्फ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, यानी कि 2 पैनल हो गए। रेगुलर वाला एग्जाम के थ्रू आ रहा है और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो है वो एग्जाम नहीं दिया है बल्कि 7 साल के एक्सपीरियंस रखा है और वो डीएम और सेशन जज के कंसल्टेशन के बाद। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, वकील हमेशा सेशन जज से अपने आप को बना के रखता है, डीएम से बना के रखता है।
सेशन जज से बना के रखता है। वो सारे, क्योंकि जानता है कि कल को अगर उसको सरकारी अधिवक्ता बनना होगा तो डीएम और सेशन जज ही उसे बना पाएंगे, क्योंकि अगर इन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी तो कोई भी अधिवक्ता जो है लोक अभियोजक नहीं बन सकता है बगैर एग्जाम दिए। तो अगर आपको लोक अधिवक्ता 7 साल के बाद सेवा के बाद लोक अभियोजन की लिस्ट में आना है तो आपको डीएम और सेशन जज से दोनों से मिला के रखना होगा, तभी वो पैनल में उसका नाम जाएगा। यही बात यहाँ पर कह रहा है। और दोस्तों एक बात और बता दे, जो सेक्शन 6 से कह रहा है कि 2 पैनलों में से जो पहला वाला चैनल होगा जो कि बाई एग्जामिनेशन अगर कोई अधिवक्ता लोक अभियोजन बन रहा है तो उसे हमेशा वरीयता दी जाएगी। दोस्तों क्यों इसको वरीयता दी जाएगी? कारण है कि वो स्थायी अधिवक्ता है जो कि रिटायरमेंट तक चलेगा, जबकि ये जो डीएम विद द कंसिडरेशन ऑफ द सेशन जज जो पैनल अप्रूव होता है राज्य सरकार के द्वारा, ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब तक राज्य सरकार चाहेगी इससे काम लेगी और कभी भी जो है इसको राज्य सरकार जो है इनके नाम को पैनल से हटा भी सकती है। यानी राज्य सरकार के कृपा पास से ये चैनल चलेंगे। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पे बदलती है वैसे ही वो पैनल भी बदल जाएगा। यानी पैनल जो है अस्थायी पैनल होता है जो कि राज्य सरकार के मातहत, इसीलिए ये अधिवक्ता जो होता है जो अस्थायी अधिवक्ता कहा जाता है, जो जब तक राज्य सरकार चाहेगी वो चलेगा, जब राज्य सरकार नहीं चाहेगी उसका नाम पैनल से हट जाएगा। तो अतः यहाँ पर दोनों पैनलों में से जो स्थायी अधिवक्ता है उसको वरीयता दी जाती है। लेकिन इन प्रैक्टिस देखने को आता है दोस्तों, स्थायी अधिवक्ता रहते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अधिवक्ता को वो पैनल के द्वारा वो चूज करती थी और उसी को जो है प्रत्येक मामले में जो है वो सरकारी अधिवक्ता के रूप में खड़ा करती है। ये जो स्थायी वाला होता है वो जो है वो उससे ज़्यादा वरीयता स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है। जबकि संहिता ये कह रही है कि अगर वो स्थायी अधिवक्ता है तो फिर इस पैनल को नहीं देखा जाएगा। सेक्शन 6 यही बात को कह रहा है कि अगर स्थायी अधिवक्ता पर्याप्त मात्रा में है आपके पास तो फिर आपको पैनल से एडवोकेट को नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ठीक उल्टा करती है, पैनल से ही नियुक्त करती है, स्थायी अधिवक्ता को वो इग्नोर करने का प्रयास करती है। यहाँ पर बात की गई है स्थायी अधिवक्ता, मैं बता चुका हूं कि जो रेगुलर कैडर ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मींस अ कैडर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर विच इंक्लूड देयरिन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो एपीओ का पोस्ट होता है उससे ही कैडर का अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का मतलब होता है पर्सन बाई व्हाटएवर नेम। कहीं किसी जिले में उसे एपीओ कहा जाता है, कहीं एडीपीओ कहा जाता है, कहीं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। नाम चाहे जो हो जाए, अगर वो पैनल से आया है, बाय एक्सपीरियंस आया है, पैनल से आया है, तो हम उसको प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के नाम से जानेंगे। और इस संहिता के अंतर्गत वो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के भांति कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा। सेक्शन 18 का सब क्लॉज 7 कह रहा है पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 3, 6 only if he has been in practice and advocate for not less than 7 years। यहाँ 7 दोस्तों यहाँ पे याद करने के लिए बड़ा आसान है। 18 का 7 क्लॉज 7 साल का एक्सपीरियंस की बात करता है कि कोई भी अधिवक्ता जो है वो अगर पैनल से जा रहा है, बाई एक्सपीरियंस से जा रहा है, तो उसे 7 साल एज एडवोकेट कार्य करना होगा। यानी फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और 6 के लिए जो भी पैनल होगा वो जो है वो उसमें वही अधिवक्ता होगा जो 7 साल या उससे ज्यादा की सेवा एज ए एडवोकेट कर चुका है। एक बात कर रहा है दोस्तों स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर ए पर्पज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ द केस। दोस्तों बात कह रहा था सामान्य केसेस के लिए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है। अगर मामला एनी केस होता है, स्पेशल केस होता है या क्लास ऑफ केसेस, किसी केस का एक ही वर्ग के तमाम केसेस, जैसे मान लीजिए पॉस्को के अंतर्गत तमाम केसेस है, सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड तमाम केसेस है, तो उसके लिए कोई स्पेशल अधिवक्ता नियुक्त कर सकती है। यानी कि इसको कहते हैं हम लोग बात की है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी स्पेशल केस पे या फिर क्लास ऑफ केसेस में जो है अपॉइंट किया जाता है। और इसका जो क्योंकि स्पेशल केस देख रहा है, अतः इसमें यहाँ पर 7 साल से ज्यादा बल्कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी अगर किसी व्यक्ति को किसी स्पेशल पर्पस से
अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए, लोक अभियोजन नियुक्त करने के लिए, तो ऐसे में उसकी क्वालिफिकेशन जो है 10 साल एज एन प्रैक्टिशनर होना चाहिए। यानी कि सामान्य मामले में 7 साल का प्रैक्टिशनर जो है वो लोक अभियोजक बन सकता है, जबकि विशिष्ट मामले में जो है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो व्यक्ति होगा जो 10 साल की सेवा कर चुका हो एज एन एडवोकेट। 9th clause provided that court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this। एक तो बात कही गई दोस्तों कि हर एक विक्टिम को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुहैया कराएगी, लेकिन अगर विक्टिम खुद भी चाहता है कि कोई एडवोकेट लेके आए वो अपने केस के लिए, तो जो कि इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मदद करे, तो ऐसी स्थिति में विक्टिम स्वतंत्र है, वो किसी भी एडवोकेट को जो है वो हायर कर सकता है इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के लिए। 9th है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एंड एज एन एडवोकेट और हैज रेंडर व्हाटएवर whether before or after the commencement of this Sahita service as a public prosecutor or an additional public prosecutor, other prosecuting officer by whatever name called shall be the deemed to be the period during which। यहाँ पर बात दोस्तों की गई है, अगर आप देखें ये सेक्शन 9 की में देखें तो यहाँ बात की गई है कि सेक्शन 7 यानी कि 7 साल और सेक्शन 8 यानी कि 10 साल का अनुभव जो एडवोकेट के रूप में बताया गया है उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस किया है, या ऐसा व्यक्ति एपीओ या एपीपी लोक अभियोजक या एडिशनल लोक अभियोजक एग्जाम पास करने वाला, चाहे ऐसा व्यक्ति किसी भी नाम से जाना जाता हो, सेवाएं की है, तो उस यह समझा जाएगा कि उसने एज ए एडवोकेट कार्य किया है। यहाँ बात की गई दोस्तों जो 10 साल की सेवा और 7 साल की सेवा की अवधि उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन से वो एज ए एडवोकेट जो है वो कार्य किया। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा था सेक्शन 13 से लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेक्शन 14 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और देयर आफ्टर सेक्शन 18 विच टॉक्स अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के संबंध में।